नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के एकलव्य पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड जिसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अब दूसरा है, इसका मतलब पहला भी रहा होगा, उसको हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो थोड़ा सा हिंसक है, इनको हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम इसका पहला चरण पढ़ चुके हैं जिसमें हमने युगांतर जैसी पत्रिकाओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने अभिनव भारत जैसी संस्थाओं को पढ़ा था। ठीक है, और विभिन्न बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थीं, ठीक है, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको हमने जाना था। ये हम पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं, इसको लेक्चर को हम अपलोड कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों वो है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। और इस चरण में हम जो है चर्चा करेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जो समकालीन क्रांतिकारी हैं, इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं की और इनके द्वारा बनाए गए जो संगठन हैं इनको आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका पहला चरण मैंने आपको बता ही दिया है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इधर असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। इससे पहले हमने असहयोग आंदोलन नहीं पढ़ा था। इधर असहयोग आंदोलन समाप्त होता है और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जबरदस्ती वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन के वापस लेने से समाज में, पूरे देश में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। और इस समय पर कोई क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं चल रहा था, है ना ही कोई गांधी जी आंदोलन चला रहे थे। तो इस खाली समय में जब समाज में स्पेस क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो उग्र क्रांतिकारी जो लोग हैं, वो अपनी भूमिका को अदा करते हैं। और वो इस बीच के समय पर जब कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा होता है गांधी जी के द्वारा, वो अपने द्वारा बनाए गए संगठनों से विभिन्न घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब हम देखेंगे कि इस चरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन रहे और उनके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। और पहला जो है यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी संगठन वो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, HRA लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, पहला जो क्रांतिकारी संगठन है विद्यार्थियों हमारे पास वो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1924 में। कहां हुई है बच्चों? कानपुर। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई। और यदि हम इसके संस्थापक देखें कि कौन है इस संस्था के संस्थापक, तो उनमें दो लोगों का नाम दो लोग जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम इसमें आता है। वो है सचेंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी। ठीक है, वो हैं सचेंद्र सान्याल एवं योगेश चटर्जी। ध्यान रखेंगे इन दोनों के नाम। ठीक, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था के प्रमुख संस्थापक कौन है? सचेंद्र सान्याल तथा योगेश चटर्जी। और इन लोगों ने 1924 में कानपुर में स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, यदि हम देखें कि इस संस्था से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लोग कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, तो इस संस्था से काफी सारे महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए थे। जैसे यदि हम देखें वो कौन कौन से लोग हैं जो संस्था से जुड़े हुए थे, तो मैं आपको बता दूं, इसी संस्था से जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह
इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। अशफाक उल्ला खां, ये इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। और यदि हम देखें तो इसी संगठन से जुड़े हुए हैं भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा ये भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। भगवती चरण वोहरा से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है, वो काफी महत्वपूर्ण है, उसका नाम हम लोग याद रखेंगे। उस पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ध्यान रखना भैया, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पेपर में पूछा गया प्रश्न है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चरण वोहरा। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का मतलब है विद्यार्थियों बम का दर्शन, ठीक है, बम हथगोले। तो बम का जो दर्शन है उसको इन्होंने जनता के सामने रखा कि एक क्रांतिकारी की सोच क्या होती है। यहाँ पर बॉम्ब जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है भारत के उस समय के क्रांतिकारियों को। और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक की सहायता से भगवती चरण वोहरा ने यह समझाने का प्रयास किया है कि तत्कालीन समय में जो क्रांतिकारी लोग थे उनका दर्शन किससे प्रभावित था, या उनका माइंडसेट क्या रहता था, उनकी सोच क्या रहती थी, ठीक है ना। ये दर्शाने का प्रयास किया है इस पुस्तक में भगवती चरण वोहरा ने। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भगवती चरण वोहरा की पुस्तक का नाम फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अब ये इतने सारे महत्वपूर्ण लोग जो हैं जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। अब जरा हम इसके उद्देश्यों की भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, इसको बनाए जाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया इसको। तो उद्देश्य हम देख लेते हैं भैया। तो पहला जो उद्देश्य था इस क्रांतिकारी संगठन को बनाए जाने का वो ये था कि इस समय पर गांधी जी एक्टिवेट हैं, है ना। जिस समय ये संगठन बनाया गया है उस समय में गांधी जी भारत में ही हैं, और गांधी जी की जो नीतियां हैं वो शुद्ध अहिंसावादी हैं। यदि हम देखें तो गांधी जी के जो आंदोलन है उनका सीधा सा जो उद्देश्य है वो है अहिंसक नीतियों को अपनाकर अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करना। यानी गांधी जी के किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन असफल भी हो गए, है ना। तो इन लोगों का मानना था कि गांधी जी की जो अहिंसक नीतियां हैं, ठीक है ना, वो उतनी कारगर नहीं है, इसलिए जनता को उन्हें नकार देना चाहिए। तो इस संगठन के लोगों का मानना था कि भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसात्मक नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृति लाना, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? गांधी जी की अहिंसात्मक नीतियों का विरोध, ठीक है। इनका सीधा सा मानना था कि आज़ादी जो है वो पूरी तरह से अहिंसा के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। इन लोगों का मानना था कि आज़ादी जो है केवल अहिंसात्मक तरीके से प्राप्त नहीं हो सकती, हमें भारत को आज़ाद कराने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। तर्क इसके पीछे ये था कि अंग्रेज खुद हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं, हम लोगों को मारते हैं, जलियांवाला बाग इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए अगर हम हथियार लिए हुए व्यक्ति के सामने अहिंसात्मक नीतियों से काम करेंगे तो ये मूर्खता होगी। इसलिए जब अंग्रेजों के सामने हथियार हैं, अंग्रेजों के पास हथियार हैं, तो हमें भी उनका मुकाबला हथियारों से ही करना होगा। यानी ये लोग सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा देना चाहते थे भारत में। तो पहला उद्देश्य इनका ये था। दूसरा उद्देश्य यदि हम देखें कि एचआरए की स्थापना का दूसरा उद्देश्य क्या है, तो दूसरा उद्देश्य है सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता को समझाना, जो मैंने अभी आपको बताया। सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता को समझाना। इनका दूसरा उद्देश्य था कि जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि सशस्त्र क्रांति कितनी आवश्यक है, ठीक है।
इनका दूसरा उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता को जनता तक पहुंचाना। ठीक है, बिल्कुल। यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि आज़ादी केवल अहिंसात्मक चीज़ों से नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें हिंसात्मक तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, शस्त्रों को भी उठाना पड़ेगा। ये इनका दूसरा टारगेट था। और तीसरा उद्देश्य था इस संगठन का भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक, ये इसका तीसरा उद्देश्य था। तो ये मुख्य रूप से इसके उद्देश्य हैं। गांधी जी की अहिंसात्मक नीतियों का विरोध करके जनता को उनकी सच्चाई बताना। दूसरा, भारत में सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता को जनता तक पहुंचाना। और तीसरा, भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, इनका तीसरा उद्देश्य था भारत में संघीय गणतंत्र, है ना, एक फेडरल रिपब्लिक बनाना इंडिया को, ये इनका टारगेट था। और उस फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया में समाजवाद पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। इन लक्ष्यों के साथ 1924 में सचिंद्र सान्याल तथा योगेश चटर्जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है विद्यार्थियों, ये है इसकी स्थापना तथा इसके उद्देश्य। और अब हम जानेंगे कि इस संगठन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, तो ये संस्थापक हैं, ये इनके उद्देश्य हैं और ये इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये इसके उद्देश्य थे। और अब हम देखेंगे इस संगठन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इस संगठन ने कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया, इसको जरा हम देखते हैं। तो HRA के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो कार्य था वो था विद्यार्थियों काकोरी ट्रेन डकैती। तो इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। कब दिया? 9 अगस्त 1925 को। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। जैसा कि हमने देखा इनके विभिन्न 3 उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अच्छा ये उद्देश्य कैसे मिलेंगे, तो इन लोगों का सीधा सा लक्ष्य था कि हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के सामानों की लूटमार करेंगे, यानी सरकारी धन को लूटेंगे इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। इसीलिए इन्होंने 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। ठीक है, ये ट्रेन डकैती कहां पर हुई तो मैं आपको बता दूं, ये हुई काकोरी नामक स्थान पर। ये ट्रेन डकैती कहां हुई? काकोरी नामक स्थान पर हुई, जो कि लखनऊ सहारनपुर लाइन पर पड़ता है। ठीक है, ये जो स्टेशन है ये कहां पड़ता है? लखनऊ सहारनपुर लाइन पर ये स्टेशन पड़ता है काकोरी। और इस स्टेशन पर, ठीक है, इस स्टेशन पर कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर हमला किया। अच्छा, पेपर में यह भी पूछता है कि काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान जिस ट्रेन को लूटा गया था उस ट्रेन का नाम क्या था। तो इन लोगों ने, इन क्रांतिकारियों ने, अच्छा कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे ये भी मैं आपको बता दूं। तो काकोरी ट्रेन डकैती में कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शामिल थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम शामिल थे। चाहो तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ठीक है, इसको साफ करके। चलिए इनको लिखा रहने देते हैं, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इस ट्रेन डकैती में कौन कौन शामिल था? तो इस ट्रेन डकैती में आजाद, बिस्मिल, ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी,
इन जैसे टोटल 29 लोग शामिल थे इस ट्रेन डकैती में। और इस ट्रेन डकैती की योजना बनाने वाले जो मुख्य लोग थे वो थे आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल। अच्छा, एक व्यक्ति इसमें और शामिल थे, इनका नाम मैं मेंशन करना भूल गया, अशफाक उल्ला खां। ठीक, अशफाक उल्ला खां, ये लोग शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती में। और इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया विद्यार्थियों, इन लोगों ने 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया। यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि इन लोगों ने किस ट्रेन को लूटा था, तो वो थी 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को इन सभी 29 लोगों ने, जिनमें कुछ के नाम मैंने यहां लिख दिए हैं, इन लोगों ने काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया। इस ट्रेन में सरकारी खजाना और हथियार लदे हुए थे और इन हथियारों एवं सरकारी खजाने को इन क्रांतिकारियों ने लूट लिया। ठीक है, यह घटना थी काकोरी ट्रेन डकैती। अब घटना तो हो गई और अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। तो टोटल 29 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, जिनमें 4 को फांसी की सजा हुई और शेष को आजीवन कारावास या लंबे लंबे कारावास उन्हें सुनाए गए। आजाद जो आप इसमें देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, इनका तो नाम ही आजाद है, तो ये कभी भी किसी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, ये तो सदैव स्वतंत्र ही रहे। तो इस घटना के बाद ये फरार हो जाते हैं, ये बच जाते हैं और मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी की सजा होती है। ठीक है, इस ट्रेन डकैती के बाद जब इस 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया, तो इस ट्रेन को लूटने के बाद विद्यार्थियों गिरफ्तारियों का दौर शुरू होता है। और इन 4 क्रांतिकारियों को, कौन कौन से, वो 4 क्रांतिकारी हैं रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्ला खां, इनको गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, इनको कहां फांसी दी गई ये भी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं, रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इनको कहां फांसी दी गई, इनको गोरखपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी में यानी इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। नैनी सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। राजेंद्र लाहड़ी जो हैं, राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। ठीक है, तो हम ये भी याद रखेंगे इनमें से किसको कहां फांसी मिली है। तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई है। ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी हुई है, राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा हुई। अच्छा, यहां पर हम ये भी ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों कि इनमें ये जो शख्स हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम बात करें रामप्रसाद बिस्मिल की, तो ये है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, और रामप्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा है बड़ा ही प्रसिद्ध गाना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गाना हम सभी लोगों ने अवश्य सुना होगा। ठीक है, तो ये गाना जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये जो कविता है ये रामप्रसाद बिस्मिल ने ही लिखी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रामप्रसाद बिस्मिल जो है बेहद मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। ठीक है, जब इनको फांसी होने वाली थी, ठीक, जब इनको फांसी होने वाली थी तो इनके जेलर ने इनसे पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो इन्होंने कहा हाँ मैं आम खाना चाहता हूँ। तो जेलर ने कहा ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको आम खिला देते हैं। तो जेलर इनके लिए पका हुआ आम इनके सेल में दे गया फांसी से पहले। कुछ देर बाद वो वापस आता है और देखता है जैसा आम वो छोड़ करके गया था वैसा ही आम रखा हुआ है।
तो जेलर इनके सेल में पहुंचता है और पूछता है आपने आम क्यों नहीं खाया, और जैसे ही वो आम उठाता है तो वो आम खोखला होता है। यानी राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया, आम को खा करके उसमें हवा भर करके उसको फुला करके वैसा ही रख दिया, और जब जेलर ने उसे उठाया तो बड़ा ठहाके मार करके वो हंसे। इस पर जेलर ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हारी फांसी होने वाली है अभी कुछ देर में। तो इन्होंने कहा नहीं, हम देशभक्त लोग हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं और हम फांसी से नहीं डरते। ठीक है, तो ऐसे भी चरित्र मौजूद थे उस समय पे। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम देखें तो ये है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भी बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बेहद हैंडसम हम इन्हें कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर क्रांतिकारी थे। और अशफाक उल्लाह खां जो है वो ऐसे पहले मुस्लिम हैं विद्यार्थियों जो फांसी पर चढ़े। इससे पहले किसी भी मुस्लिम को फांसी नहीं हुई थी। तो जब ट्रेन डकैती में ये पकड़े गए तो इनके पास एक बड़े ही फेमस मौलाना इनके पास पहुंचते हैं और जेल में आकर के इनसे कहते हैं कि अरे भाई मियाँ, तुम तो एकदम जवान हो अभी, है ना, और इस उम्र पे तुम्हें फांसी चढ़ने की, अपनी जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौलाना साहब ने यह भी कहा कि तुम इन काफिरों के लिए क्यों जान दे रहे हो, इन हिंदुओं के साथ तुम रहते हो, इनके लिए क्यों जान दे रहे हो अपनी, सरकारी गवाह बन जाओ, हम सरकार से कहकर तुम्हारी सजा को कम करवा देंगे, माफ़ करवा देंगे। और अभी तक जब तक कोई भी मुसलमान फांसी पर नहीं चढ़ा है तो तुम अपनी जान देने पर क्यों उतारू हो। तो यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि मौलाना साहब अभी तक कोई फांसी पर नहीं चढ़ा है, इसलिए ये मुकाम मुझे हासिल होगा और मैं भारत माता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर दे दूंगा। और वैसे तो मुझे इस बात का, ये सारी की सारी चीज़ें अशफाक उल्लाह खां की हैं। और यहाँ पर एक प्रसंग हमें देखने को मिलता है जब अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल मिलते हैं, है ना, गिरफ्तारी से पहले। तो इन लोगों को ये तो अंदाज़ा था ही कि हम अगर गिरफ्तार होंगे तो फांसी ही होगी। तो इन दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है, उसका अंश मैं आपको बताता हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां आपस में मिलते हैं और ये इनमें आपस में डिस्कशन चलता है कि यदि हमें फांसी हो गई तो क्या होगा। तो अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल से कहते हैं कि पंडित जी, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि अगर हमें फांसी हो भी जाती है तो तुम्हारे धर्म के मुताबिक पुनर्जन्म होता है, तो तुम्हें एक बार फिर माँ भारती की सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे धर्म में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं केवल एक ही जीवन इस भारत माता के लिए बलिदान दे पाऊंगा। तो ऐसे महान शख्सियत हमारे इतिहास में रहे हैं। और आज एक सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, एक जो सामान्य व्यक्ति है, वो इनको याद भी नहीं करता है, वो बस पढ़ के चला जाता है क्योंकि वो इन्हें जानना नहीं चाहता। लेकिन बिल्कुल हम चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हम आने वाले समय अफसर भी होंगे, तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम इनके बारे में खुद अच्छे से पढ़ें ताकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको अच्छे से इनके बारे में जानकारी दे पाएँ। तो कुल मिला के ये था विद्यार्थियों काकोरी ट्रेन डकैती और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण कांड, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको कहाँ फांसी हुई है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब काकोरी ट्रेन कांड के बाद तकरीबन सभी बड़े क्रांतिकारी जो इस संगठन से जुड़े हुए थे, या तो उन्हें फांसी हो गई या वो फरार हो गए। तो ऐसे में HRA बिखर गया, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बिखर गया और फिर एक नया संगठन 10 सितंबर 1928 को इसका अपडेटेड वर्जन हमें देखने को मिलेगा और वो संगठन है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो काकोरी ट्रेन डकैती के बाद जितने भी महत्वपूर्ण सदस्य थे इस संस्था से जुड़े हुए, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। और अब हमें यहां पर एक अगला महत्वपूर्ण संगठन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो इसी का अपडेटेड वर्जन है, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट ठीक है। इसी का अपडेटेड वर्जन हमें देखने को मिलेगा 1928 में, सितंबर 1928 में। ठीक है, HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो अब हो गया है
HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना हुई है सितंबर 1928 में। कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखेंगे दिल्ली ही है, नई दिल्ली नहीं है। नई दिल्ली तो अभी बन रहा है, ठीक है, नई दिल्ली के तो बनने का काम चल रहा है, अभी बना नहीं है। नया दिल्ली का तो जो नई दिल्ली है उसका उद्घाटन तो 1931 में जाकर के होगा और करेंगे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन। अभी नई दिल्ली बनी ही नहीं है, तो पेपर में हो सकता है दिल्ली और नई दिल्ली दोनों दे दे, तो फिर यहां पर बुद्धिमत्ता कार्य आएगी, इसको वही कर पाएगा जिसने ढंग से अध्ययन किया होगा। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली है, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, ना कि नई दिल्ली में है। तो ध्यान रखना HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई है, ना कि नई दिल्ली में। संस्थापक यदि हम देखें इसके कौन हैं, तो संस्थापक हैं इसके मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं विद्यार्थियों चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, जो कि जिनका मूल नाम, चंद्रशेखर आजाद तो इनका नाम बाद में पड़ा, इनका जो मूल नाम है वो है भोला शंकर तिवारी, ध्यान रखना, ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? भोला शंकर तिवारी, और इनका जन्म हुआ था झाबुआ मध्य प्रदेश में, ठीक है, और ये एक पहलवान थे, ठीक, और बाद में इन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपना नाम चेंज कर लिया और फिर ये फेमस हुए चंद्रशेखर आजाद के नाम से। तो चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थापना की HSRA की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, पेपर में कभी कभार ये प्रश्न पूछ लेता है कि HSRA में शामिल उत्तर प्रदेश के सदस्य कौन से थे। अगर आप यूपी PCS देने जा रहे हैं, यूपी RO देने जा रहे हैं, BEO देने जा रहे हैं, तो वहां ये बिल्कुल पूछ सकता है कि HSRA में शामिल उत्तर प्रदेश के सदस्य बताइए कौन कौन से थे। तो उनके नाम मैं लिख देता हूं जो इस संस्था में शामिल थे। वो थे विजय कुमार सिन्हा, जो यूपी से इस संस्था में शामिल थे। विजय कुमार सिन्हा। दूसरे व्यक्ति हैं यूपी से जो संस्था में शामिल हैं, वो हैं शिव वर्मा। और तीसरे जो व्यक्ति संस्था में शामिल हैं यूपी से, वो हैं जयदेव कपूर, ध्यान रखना, जयदेव कपूर। ये लोग इस संस्था में शामिल हैं उत्तर प्रदेश से। और अब हम देखेंगे इस संस्था के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, है ना। चलिए, तो इस संस्था के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य इस संस्था ने अंजाम दिए। तो इस संस्था के द्वारा किया गया पहला महत्वपूर्ण कार्य था सैंडर्स हत्याकांड। जो पहला महत्वपूर्ण कार्य अंजाम दिया इन लोगों ने, वो था सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है, सैंडर्स हत्याकांड। कब हुआ है सैंडर्स हत्याकांड? 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को HSRA के सदस्यों ने JP सैंडर्स, जो उस समय के पुलिस अधीक्षक थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। क्यों कर दी? तो मैं आपको बता दूं, 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर, आपने नाम सुना होगा साइमन कमीशन का, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आता है और भारत आने के बाद पूरे भारत का भ्रमण करता है, और जब साइमन कमीशन भारत आता है तो पूरे भारत में उसका विरोध होता है। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध करने की जिम्मेवारी जो थी वो थी लाला लाजपत राय पर। तो जब साइमन कमीशन लाहौर स्टेशन पर पहुंचता है तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में लोग इकट्ठे होते हैं और स्टेशन पर नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। जब ये विरोध हो रहा होता है तो वहां के पुलिस अधीक्षक जो थे उस समय पे, उनका नाम है JP सैंडर्स, वो लाठीचार्ज का आदेश दे देते हैं। और जब लाठीचार्ज का आदेश देते हैं तो इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। 30 अक्टूबर की घटना है ये,
और 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर सभी लोग दुख प्रकट करते हैं। कांग्रेसी ऑब्वियस बात है दुख प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर कि बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना ढिमका, हजार बातें। लेकिन HSRA के सदस्य केवल दुख प्रकट नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये कसम ली कि हम 1 माह के भीतर ही इस हत्या का बदला लेंगे। ठीक है, 1 माह के भीतर ही इस हत्या का बदला लेंगे। और देखिए 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु होती है और 17 दिसंबर 1928 को उस लाठीचार्ज के दोषी JP सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है HSRA के सदस्यों के द्वारा। प्रश्न पूछता है इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था? तो इस हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे विद्यार्थियों, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। ध्यान रखना, आजाद, भगत सिंह एवं राजगुरु, इन तीनों लोगों ने JP सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों कर दी? तो रीजन मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या कारण था जिसकी वजह से इन लोगों ने JP सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। तो HSRA के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाला पहला महत्वपूर्ण काम JP सैंडर्स की गोली मारकर हत्या। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य इन लोगों ने अंजाम दिया वो था सेंट्रल असेंबली बम कांड। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे यहां पर सेंट्रल असेंबली बम कांड, काफी महत्वपूर्ण है ये, तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, HSRA के सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है HSRA के सदस्यों के द्वारा कब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया? तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, असेंबली बम कांड, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है कि ये कब हुआ? तो ये हुआ है 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ठीक है, ठीक तारीख थी 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। कारण क्या था बम फेंकने का? तो देखो, कारण यह था कि इस समय तक इन उग्र क्रांतिकारियों को यह महसूस होने लगा कि यदि हमें जनता तक अपने विचारों को पहुंचाना है। देखिए भाई, आजादी की लड़ाई गांधी जी भी जो है फाइट कर रहे हैं, इसके अलावा ये लोग भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी की लोकप्रियता बहुत ऊपर थी, जबकि लोग इनसे डरते थे। क्यों? इनके पास हथियार थे। हाँ, लक्ष्य दोनों का एक ही था, भारत की आज़ादी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। गांधी जी का रास्ता जहां अहिंसात्मक था, वहीं इन लोगों का रास्ता हिंसात्मक था। ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि हम भी कम बलिदान नहीं देते हैं, हम भी इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं, इसलिए जनता तक हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। इसलिए इन्होंने तय किया कि अब हम एक ऐसा केस करेंगे और उस केस से हम इतने फेमस होंगे और हम भागेंगे नहीं, हम उस घटना को करने के बाद वहीं रुकेंगे, गिरफ्तारी देंगे और अपनी बातों को जनता तक कोर्ट के माध्यम से पहुंचाएंगे। क्योंकि उस समय क्या होता था, कोर्ट में जो भी कार्रवाई चलती थी वो बाकायदा पेपर में छपती थी। तो इन लोगों ने जनता तक पहुंचने के लिए इस माध्यम को अपनाया और फिर ये तय हुआ कि भैया ये काम करेगा कौन, क्योंकि ये बात तो तय थी कि जो भी इस कार्यक्रम में, इस कांड में गिरफ्तार होगा, इस केस में गिरफ्तार होगा, उसकी फांसी तय है। तो फाइनली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस काम की जिम्मेवारी ली और सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में ये लोग पहुंच जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जब इन लोगों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, उस समय पर किन बिलों पर बहस चल रही थी? ठीक है, तो दो विधेयक ऐसे थे जिन पर बहस चल रही थी सेंट्रल असेंबली में। वो बिल कौन से हैं? पहला है पब्लिक सेफ्टी बिल, ध्यान रखना विद्यार्थियों, पहला बिल है यहां पर जिस पर बहस चल रही थी
वो है पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछा जाता है ये। और दूसरा बिल जिस पर बहस चल रही थी केंद्रीय विधानसभा में वो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिलों पर बहस चल रही थी केंद्रीय विधानसभा में। पब्लिक सेफ्टी बिल मैं आपको एक बार बता चुका हूं, हमने कल ही परसों पढ़ा था, है ना। जब हमने पढ़ा था स्वराज पार्टी को, तो उसके प्रमुख कार्यों में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध भी आता है और स्वराज पार्टी ने इस बिल को पास नहीं होने दिया था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल की बात करें तो इस बिल के अंतर्गत मजदूरों से उनके हड़ताल करने के कानूनी अधिकार को छीना जा रहा था। और ये दोनों बिल हालांकि पास नहीं हो पाए, लेकिन इन पर बहस चल रही थी। तो जब इन पर बहस चल रही थी उसी समय पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां पहुंचते हैं। एक्चुअल में पहले से ही बैठे हुए थे और खाली स्थान पर एक खाली जो स्थान था वहां पर इन लोगों ने बम फेंका। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि ये बम केवल आवाज वाला था, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो। तो इन लोगों ने वहां पर बम से हमला किया। उस हमले का उद्देश्य केवल लोगों को डराना था, अपनी बात को ब्रिटिश लोगों तक पहुंचाना था, किसी की हत्या करना इसका उद्देश्य नहीं था। और जब इन्होंने बम फेंका तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई, चारों ओर हंगामा मच गया, लोग भागने लगे। उसी समय पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, इसी समय पर भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का क्या अर्थ होता है विद्यार्थियों? इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति और जिंदाबाद का अर्थ होता है अमर रहे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने इस बम कांड के दौरान, है ना। इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, क्रांति सदैव अमर रहे। और मैं आपको बता दूं, प्रश्न पूछा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने दिया, तो वो भगत सिंह ही हैं। लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि इनकलाब शब्द किसने दिया, केवल इनकलाब शब्द के जन्मदाता कौन है, तो वो हैं मोहम्मद इकबाल। ठीक है, दोनों ही तरीके से पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि इनकलाब शब्द के जन्मदाता कौन है, मोहम्मद इकबाल, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो भगत सिंह। यहां पर इन्होंने कुछ पर्चे भी उछाले, जब इन्होंने बम फोड़ा वहां पर तो कुछ पर्चे भी उछाले। उन पर्चों पर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है, और यहां जो हमने बम फोड़ा है इसकी आवाज ब्रिटिश कानों तक बिल्कुल पहुंच जाएगी। और ये लोग वहां से भागे नहीं, इन लोगों ने गिरफ्तारी दी और यहां से ये लोग काफी ज्यादा फेमस हो गए। पूरा भारत इन युवाओं को पहचानने लगा, जानने लगा और इनकी भावनाओं को समझने लगा। ये था सेंट्रल असेंबली बम कांड, जो HSRA के सदस्यों के द्वारा अंजाम दिया गया। पेपर पूछा जाएगा सेंट्रल असेंबली बम कांड में किस संगठन का हाथ था, तो HSRA, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब ये दोनों, मैंने पहले बताया कि भागने का कोई अवसर नहीं था, ये लोग गिरफ्तारी देने ही आए थे। तो जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो HSRA से जुड़े अन्य जो लोग हैं उनको भी धीरे धीरे गिरफ्तार कर लिया गया। और फाइनली इन लोगों पर जो केस चलाया गया वो था लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, तो इन लोगों पर जो अंतिम रूप से केस चला, ठीक है, उस केस का नाम है लाहौर षड्यंत्र केस। तो जरा उसको भी हम देख लें। ठीक है, इन लोगों पर जो केस चला विद्यार्थियों, उस केस को हम कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, ये कब चला है इन पर, ये चला है 1929 में ही, इसके जस्ट बाद ही शुरू हो गया ये, इस घटना के जस्ट बाद ही। और लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि आजाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, तो वो फरार हो गए। और जेल में रहते हुए भगत सिंह, सुखदेव, आपका बटुकेश्वर दत्त, ये सभी लोग अपने राजनीतिक कैदी होने की मांग पर अड़ गए। इसलिए इन सभी लोगों ने जेल में, ठीक है, इन सभी लोगों ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल की।
जो दुनिया में सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक है। अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि दुनिया में सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की विद्यार्थियों, तो वो HSRA के सदस्य ही थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, है ना। और मैं आपको बता दूं, इसी भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास नामक क्रांतिकारी की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। जानते हैं आप कि ये कितने दिन भूखे रहे? 64 दिन। भूख हड़ताल के 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। इतना कष्ट इन लोगों ने सहा सिर्फ हमारे लिए। और कुछ मूर्ख लोग इस पूरे आंदोलन को आतंकवाद का नाम देते हैं। मैंने YouTube पर भी बहुत सारे वीडियो देखे, वहां आप देखेंगे कि उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के स्थान पर आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास पढ़ा रहे हैं, और ढंग से पढ़ा रहे हैं, मतलब बाकायदा आतंकवाद शब्द इस्तेमाल करते हैं, शर्म भी नहीं आती। क्या ये व्यक्ति सच में आतंकवादी थे? आपको ऐसा लगता है? क्या कोई आतंकवादी 64 दिन भूख हड़ताल करेगा? आप एक आतंकवादी का मुझे नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जिसने इतनी लंबी भूख हड़ताल की हो। एक भी ऐसे आतंकवादी का नाम बता दीजिए जो खुद गिरफ्तार होने चला आया हो। एक भी आतंकवादी ऐसा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी जान नहीं देते हैं, वो लोगों को मारते हैं, और अपनी जान देते भी हैं तो सुसाइड स्क्वाड बनकर जान देते हैं, खुद भी मरते हैं और पूरी पूरी बिल्डिंग और स्टेशन उड़ा डालते हैं। ये ऐसे नहीं थे। अगर किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब चैनल पर कहीं भी अगर आप आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल इनके लिए होते देखें तो मुखर स्वर में आवाज उठाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि यदि हमारे दिल में इनके लिए थोड़ा सा भी सम्मान है तो हम इसकी चर्चा जरूर करें और इसका विरोध करें, क्योंकि ये जो इतिहास है वामपंथियों ने लिखा है और उन्होंने सदैव हमारी चीजों को कम करके आंका है। मैं आपको बताऊंगा एक दिन कि वामपंथ क्या है, कहां से इसका उदय हुआ और ये कितना नीच है, हम इसकी चर्चा करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल टॉपिक पे वापस लौटते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा हुई। विद्यार्थियों हम ध्यान रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा हुई। विद्यार्थियों कब फांसी हुई इनको तो सबको पता है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हो गई। एक्चुअल में इनको फांसी दी जानी थी 24 मार्च को, इनको 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन जब जनता को पता चला कि अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दे दी है, इस समय तक ये इतने लोकप्रिय थे कि लोगों को पता चला कि लाहौर सेंट्रल जेल में बंद है भगत सिंह, ठीक है, 23 साल का एक युवा जो फांसी चढ़ने जा रहा है, तो लोगों ने सेंट्रल जेल को घेर लिया। अंग्रेजों को लगा कि ये लोग तो जेल तोड़ करके इनको भगा ले जाएंगे, इसलिए फांसी की तारीख जो 24 थी उसको तत्काल बदल दिया गया, उसको 23 मार्च कर दिया गया। और सारे नियम तोड़ते हुए कभी भी फांसी शाम को नहीं दी जाती है, किसी भी कैदी को फांसी सदैव सुबह दी जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में दी जाती है 4 या 5 बजे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ विद्यार्थियों, इनको नियम के विरुद्ध जाकर के रात्रि में, शाम के समय फांसी लगाई गई, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अगर हमने सुबह फांसी लगाई तो लोग जेल तोड़ करके रात में इनको भगा ले जाएंगे। और फांसी लगाने के बाद इनके शव को क्षत विक्षत किया गया और जंगल में ले जा करके जलाया जा रहा था इनके शव को। लोगों को जैसे ही ये पता चला तो लोग वहां पहुंचते हैं और इनके शव को कब्जे में लेते हैं, और तब पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होता है। इतने नीच थे ये अंग्रेज जिन्होंने हमारे हीरोज के साथ ऐसा काम किया। तो ये था विद्यार्थियों लाहौर षड्यंत्र केस। एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस पूरे प्रकरण में बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी दुर्गति थी कि उन्हें फांसी की सजा नहीं हुई, क्योंकि आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त ने बड़ा ही संघर्ष किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त ने कंडक्टरी के लिए आवेदन किया था। आप सोच सकते हैं ये बात, बस में कंडक्टर के लिए आवेदन किया था कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है, अपना पेट भरना। उनके पास जॉब नहीं थी। सोचो अगर यहीं शहीद हो गए होते
तो अपने मित्रों के साथ स्वर्ग में होते, लेकिन आज़ादी के बाद उनकी बेहद दुर्गति हुई, खाने तक के लाले उनके पास पड़ गए। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल तो ये था आपका लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और विद्यार्थियों, इसी समय पे जब ये सारा कुछ चल रहा है, इसी समय पे जो हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं वो तो फरार ही चल रहे हैं। तो वो योजना बनाते हैं किसी तरीके से इनको छुड़ाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। और 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और सुरेंद्र पांडे, ध्यान रखना, सुरेंद्र पांडे, ये तीनों पहुंचते हैं इलाहाबाद में और मुलाकात करते हैं जवाहरलाल नेहरू से। ये नेहरू के माध्यम से यशपाल को रूस भेजना चाहते थे कि वो रूस जाएं और वहां से बम इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण लेकर के आए, लेकिन नेहरू ने इस योजना में लोगों का साथ नहीं दिया। और जब साथ नहीं दिया तो ये लोग काफी डिप्रेस हो गए। तो आजाद और सुरेंद्र पांडे ये दोनों चले जाते हैं अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में और यशपाल को घर भेज देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आजाद और सुरेंद्र पांडे ये दोनों लोग पहुंचते हैं अल्फ्रेड पार्क में, काफी दुखी थे दोनों, और यशपाल को घर भेज दिया जाता है। और ये दोनों जब अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तभी किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर बैठे हुए हैं। पुलिस ने उस पार्क को चारों ओर से घेर लिया, कंपनी गार्डन भी इसे हम कहते हैं, कंपनी गार्डन अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया। गोलियों की बौछार होने लगी और चंद्रशेखर भी लगातार गोली चलाते रहे। अंत में जब चंद्रशेखर आजाद के पास एक गोली बची तो इन्होंने फैसला किया कि मैं आज़ाद हूँ, मैं सदैव आज़ाद रहा हूँ और मैं अभी भी आज़ाद रहूँगा। और इन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और वो गोली अपने ही मार ली और सदैव के लिए भारत माता की गोद में सो गए और शहीद हो गए। ठीक है, जब ये शहीद हो गए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 से 5 घंटे तक कोई भी अंग्रेज अधिकारी इनके मृत शरीर के पास नहीं आया। उनको डर था कि ये अभी भी जीवित है, इतना भय था कि इनके पास आने को कोई तैयार नहीं था। ठीक है, और तब जब पुष्टि हो गई कि हाँ ये मृत हैं, तब जाकर के इनके शरीर को उठाया गया। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और भगत सिंह, इन सभी को शहीदी प्राप्त हो जाती है। और ये था विद्यार्थियों HSRA। ठीक है ना, तो ये था पूरा का पूरा हमारा टॉपिक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है छोटी सी, वो मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक इसमें छोटी सी घटना और है बंगाल की, उसे आप और देख लो, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। और वो घटना है विद्यार्थियों चटगांव आर्मरी शस्त्रागार या चटगांव आर्मरी रेड या चटगांव शस्त्रागार रेड, उसे भी आप देख लीजिए, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म। देख लीजिए, छोटा सा है, चटगांव आर्मरी केस, चटगांव आर्मरी केस। ये कब हुआ? 18 अप्रैल 1930 को। किसने किया? तो ये किया मास्टर सूर्यसेन ने। मास्टर सूर्यसेन, इनको मास्टर दा के नाम से भी हम जानते हैं। और मास्टर सूर्यसेन ने अपनी एक आर्मी बनाई विद्यार्थियों, जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ध्यान रखना, मास्टर सूर्यसेन ने एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की मास्टर सूर्यसेन ने। और मास्टर सूर्यसेन ने बंगाल के, आज का बांग्लादेश, बंगाल के चटगांव में जो सरकारी शस्त्रागार था, आर्मरी मतलब शस्त्रागार, शस्त्र रखने की जगह, तो इस शस्त्रागार में इन्होंने अपनी आर्मी के साथ वहां पर हमला किया और उसको लूट लिया। ठीक है, बाद में इनको पकड़ के फांसी दे दी गई। और ये है आपका चटगांव आर्मरी केस। इसमें बस इतना ध्यान रखना, कब हुआ, किसने किया और इनका संगठन, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। तो ये थे विद्यार्थियों क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के
महत्वपूर्ण संगठन तथा उनके द्वारा किए जाने वाले काम। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नई नई जानकारी आपको मिली होगी। तो यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।